नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 7 हियर। आप अपनी किताब को सामने रखेंगे दोस्त, मेरी बातों को सुनते रहेंगे और किताब पे भी एक नजर आप डालते रहेंगे। नाउ रीड इट। दे फर्दर रीजन दैट द लास्ट cities were a snare and a useless encumbrance and that people would not be happy in them। इन्होंने, हमारे पूर्वजों ने, किसने भाई, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि देखो जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना दोस्त, वो बस मुसीबत का फंदा होते हैं, फांसी का फंदा होता है, एक ट्रैप होता है, एक दलदल जिसमें आप फंस जाते हो। ये बड़े बड़े शहर भले ही चकाचौंध से भरे होते हैं दोस्त, लेकिन इनके पीछे जितनी अंधकार होती है ना, ये आप नहीं समझ पाओगे। ये आपकी आंखों को चौंधिया देते हैं, डाजल्ड कर देते हैं अपनी चकाचौंध से, अपनी रौनक से। लेकिन ये शहर भले ही चमक रहा है, लेकिन चमक रहा है, और इस चमकने के पीछे कितना अंधकार छिपा है, कितनी एविल छुपी है, ये आपको शायद से नहीं पता होगा। हम बाहर से तो देखते हैं कि वाह ये व्यक्ति कितना अमीर होगा, यहाँ कितना शानदार महल बना रखा है इसने, कितनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है दोस्त। लेकिन जब उसके बारे में जाकर आप पता करोगे तो पता करोगे कि उसने कितने गरीबों को लूटा है, उसके पैसे को लूटा है, और उसके साथ कितना वो अन्यायपूर्वक काम किया है, अन्यायपूर्ण काम किया है। ये आपको तब पता चलेगा। ये बड़े बड़े शहर जो है ना, ये चकाचौंध हैं, चकाचौंध से भरे हैं, लेकिन इनके पीछे जो अंधेरा छिपा है उसको शायद हम नहीं देख पाते हैं। हमारे पूर्वज यही हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुनो सुनो सुनो, ज्यादा उतावले ना बनिए और बड़े बड़े शहरों के चकाचौंध में ना खो जाइए। सब खोए, जो खोए वो बर्बाद हो गए। जो बड़े बड़े के उन खूबसूरत लाइटिंग्स के पीछे, उन खूबसूरत चकाचौंध के पीछे खोए हैं ना, वो हमेशा के लिए खो गए हैं। तो तुम भी मत खो दोस्त, ना खो तुम। ये हमें मना करते हैं कि सुनो, ये बड़े बड़े शहरों में तू ना जा, मत जाओ, वो मुसीबत होते हैं, वो फंदा होता है फांसी का। वहां जाओगे और फालतू के बोझ से दब जाओगे, वहां गंदगी है सिर्फ, वहां जाओगे और फंस जाओगे तुम। वो ऐसा दलदल है कि एक बार अगर उस शहर में कदम रखे, बड़े बड़े शहरों में, तो बस धंसते चले जाओगे। जितने ही हाथ पैर आप मारोगे उतने ही धंसते चले जाओगे। जरा पढ़ना ना दोस्त, ये जो मुंबई नगरी कही जाती है ना फिल्मों की, सपनों की, सबसे ज्यादा प्रोस्टिट्यूशन वहीं पे है। दिल्ली राजधानी, प्रोस्टिट्यूशन वहीं पे है। ये बड़े बड़े शहर ये सिर्फ नाम के बड़े होते हैं दोस्त। नैतिकता नाम की चीज़ ही नहीं होती वहाँ पे, ईमानदारी सच्चाई नाम की चीज़ ही नहीं होती। हर एक के मुंह से गाली सुनोगे आप। या हमारे पूर्वज इसलिए तो मना करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग इसलिए तो मना करते हैं, सुनो ना जाओ शहर में, ना जाओ, तू अपने गांव में ही रह, अपने हाथों पैरों से ही काम कर, मशीनों के ऊपर डिपेंड ना रह। बड़े बड़े शहर में तू नहीं जा, तू वहाँ के लिए नहीं बना है। तू जिस गांव सभ्यता से आ रहा है, यहाँ की संस्कृति सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ की नैतिकता, यहाँ के संस्कार, यहाँ के मूल्य सबसे अच्छी चीज़ है। तू यहीं पे रह, यहीं पे सबसे ज़्यादा तू खुश रहेगा। उन शहरों में जाकर तू बर्बाद हो जाएगा। और होता भी, आगे ज़रा पढ़ते हैं ना, ज़रा देखते हैं कि इन्होंने क्या हमें बताने की कोशिश करी इस चैप्टर के माध्यम से। दोस्त, इनकी हर एक लाइन, महात्मा गांधी की हर एक लाइन यहाँ टच करती है। और इन्होंने जिस हिसाब से इसे बताने की कोशिश करा है ना, माइंड ब्लोइंग, कुडोज टू हिम, सलाम है उनको। एक एक शब्द में इन्होंने जादू बिखेरा है। आप जरा पढ़ो, जानो, चीज़ों को अपने जीवन में उतारो, देखो आपकी जीवन कितना बेहतर हो जाता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो अब वैलिड नहीं है, समय के साथ हमें अपडेट होना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मेंशन है वो अब वैलिड नहीं है, उसे लागू कर पाना, अपने जीवन में उतारना अब संभव नहीं है। लेकिन जो है उसको तो करेंगे ना, और उन विचारों से अपने जीवन को हम महत्वपूर्ण तो बनाएंगे ना, बेहतर तो बनाएंगे ना। इन्होंने अपने जीवन के इतने साल का अनुभव हमें पिरो के दे दिया ये छोटी सी चैप्टर में। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इससे ज़्यादा फ़ायदे का सौदा क्या होगा दोस्त, जब उन बुजुर्गों ने, हमारे देश के पूर्वजों ने हमें 2, 4, 10 पेज में अपने जीवन का पूरा सार, जीवन का पूरा अनुभव दे डाला है। ये कहते हैं कि बड़े बड़े जो शहर है ना, ये फांसी का फंदा है दोस्त, ये एक ट्रैप है, एक जाल है, एक दलदल है। तू ना फंस इसमें, ये फालतू का बोझ है, ये बेकार का बोझ है। यहां लोग जाते हैं तो खुश नहीं रहते हैं, तुम भी खुश नहीं रह पाओगे। यहां चोरों का, डाकुओं का गैंग है, यहां उनकी पूरी की पूरी गैंग चलती है। यहां वेश्यावृत्ति है, जिस्म फरोशी जिसे कहते हैं, पैसों पे जिस्म को बेचना। यहाँ जिस वेश्यावृत्ति, यहाँ जो मुसीबतें हैं, यहाँ जो गंदगियाँ हैं, वो इतनी भरी पड़ी है ना कि अब पांव रखने तक के जगह ना बचेंगे, इतनी गंदगी भरी पड़ी है वहाँ पे। एक पवित्र दामन का इंसान, गांव का एक सादा मन का, एक पवित्र मन का, साफ मन का इंसान अगर शहर में चला जाए,
और वहाँ जो गंदगी में वो एक पल भी सांस ले पाएगा? आपको लगता है? अरे वो घुटन से ही मर जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि ना जाओ तू शहरों में, रह तू अपने गांव में ही रह। वहाँ सिर्फ गंदगी है, वहाँ सिर्फ चोरी चमारी है, वहाँ सिर्फ डकैती है। वहाँ जिस रूप में जिस इंसान से भी मिलोगे वो चोर या डाकू ही होगा। डॉक्टर से भी मिल रहे हो वो भी डकैती करेगा इलाज के नाम पे। तो चोरी करना तो चलो फिर भी ठीक है। अगर एक गरीब बंदा अपने किसी बीमार व्यक्ति को घर के किसी बीमार को लेकर अगर जाए शहर में, सपोज करो कि उसका 2-3 कट्ठा इधर गाँव में बिकिएगा, उल्टा सीधा ये वो फलाना ढिमकाना बता के उससे पूरा का पूरा पैसा, उसका संपत्ति लूट लिया जाएगा। जिस संपत्ति के लिए उसने पूरे जीवन भर 1-1 रुपया काट कर उसने इकट्ठा करा है ना, वो सारी संपत्ति उसकी लूट ली जाएगी शहरों में। हमारे पूर्वजों ने हमें माना किया कि तू शहरों में ना जा, तू शहरों के लिए नहीं बना है, वहां तुम्हें खुशी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बल्कि तुम लूट लिए जाओगे अमीरों के द्वारा। लूट लेंगे वो तुम्हें किसी ना किसी नाम पे, किसी ना किसी चोचले में फंसाकर। तुम तो गांव के सीधे व्यक्ति हो ना, अनपढ़ गंवार जाहिल तुम हो, लेकिन फिर भी इस सबसे ऊपर तुम संस्कारी थे। लेकिन जब वहाँ जाओगे तो तुम्हारे इसी भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाएगा, तुम्हारे इसी अच्छे संस्कार का फ़ायदा उठाया जाएगा, ईमानदारी का फ़ायदा उठाया जाएगा और तुमको लूट लिया जाएगा उन सो कॉल्ड अब बड़े लोगों के द्वारा, अच्छे लोगों के द्वारा या अमीर लोगों के द्वारा, जो अपने आप के नाम के अमीर कहते हैं ना। उनके यहाँ तो संस्कार ही नहीं होता। ये उनका ऊपरी मंजिल, ये निचली मंजिल, ये दोनों खाली है। उनके अंदर ना ही दया है और ना ही उनके अंदर कुछ विचार भी है। उनको बस पैसे से मतलब है। वो पैसे के लिए लूट लेंगे एक निर्दोष को, एक गांव के व्यक्ति को, एक देहाती को। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि सुनो, इसलिए तुम गांव में रहो, तुम गांव में रहो और गांव से ही तुम संतुष्ट रहोगे, यहीं पे तुम्हें खुशी मिलेगी। टू पैराग्राफ नंबर 8। They saw that the kings and their swords were inferior to the swords of ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and fakirs. इन्होंने देखा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखा कि यार नैतिकता के, मूल्य के, सिद्धांत के तलवार के सामने उन राजा महाराजाओं की तलवार भी झुक गई है। तलवार झुकना, एक राजा अपनी तलवार को सौंप दे, मतलब कि वो अपने पूरी हिम्मत को, अपने साहस को सौंप रहा है, अपने पीछे वो पूरा साम्राज्य को अपना सौंप रहा है। जब अशोक कलिंग में अपना शासन, यहाँ अपना तलवार को त्याग देता है, अब जब बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है, तो मतलब क्या, उसने अपनी पूरी साहस को ही त्याग दिया था। उसके बाद से वो जीवन में कभी तलवार नहीं उठाया, कभी लड़ाई उसने नहीं करी। तो एक राजा का हथियार त्याग देना, तलवार त्याग देना, ये समझो कि उसके तलवार ही उसकी शान है, उसकी ताकत है, उसका गौरव है, उसका अभिमान है। ये उसकी तलवार ही है, उसका सब कुछ। और बहुत ही शौक से वो कमर में रखते हैं ऐसे, हर बात पे तलवार निकाल लिया करते, ये राजपूतों की शान है। ऐसे राजाओं का हुआ करता था। लेकिन हमारे पूर्वजों ने देखा कि जो नैतिकता की तलवार है, जो मूल्यों, सिद्धांतों, संस्कारों की तलवार है, एथिक्स की तलवार है, उस तलवार के सामने ये राजा महाराजा का ये कोई भी तलवार काम नहीं कर रहा, बल्कि ये तलवार तो बिल्कुल ही नगण्य है, शून्य है, कमजोर है। उस नैतिकता की तलवार के सामने ये तलवार बिल्कुल ही फीकी पड़ जाती है। ये बिल्कुल ही कमजोर, बेकार सा महसूस होता है, बेकार सा प्रतीत होता है। इसलिए वो कहते थे कि सुनो, इस धरती पे अगर कोई शासन चलाने लायक है, अगर इस धरती का कोई राजा है, तो दोस्तों वो साधु हैं, फकीर हैं। वो साधु हैं, फकीर हैं। साधु को कल्पना करके देखो कि मात्र वो भगवा धोती पहना, उसने बस सिर्फ ऊपर से गमछा लिया, एक खड़ाऊ है, उसके पास एक कमंडल है और कुछ नहीं। फिर भी जब वो राजा के दरबार में जाता था तो राजा अपने महल से बाहर निकल के गेट पे स्वागत के लिए खुद आ जाते थे और ऋषि को फूलों मालाओं से का हार डालकर स्वागत करते थे और खुद अपने आसन पर लाकर उन्हें बिठाते थे, खुद खड़े हो जाते थे, उनके चरणों को भी धोया करते थे। ये होती है ताकत शिक्षा की, नैतिकता की, नैतिक मूल्यों की, संस्कारों की। हमारी सभ्यता जो है ना, हमारी सभ्यता, हमें गर्व होना चाहिए ऐसी सभ्यता पे। पता है, हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसे संस्कार, ऐसे मूल्य दिए हैं कि एक राजा वो खुद चल के आ रहा उस मामूली से फकीर को, साधु को गेट पे रिसीव करने के लिए, अपने आसन को दे रहा बैठने के लिए, उसके पाँव को धो रहा है। ये तो समझ लो ना
क्या ये अभी भी तुम्हें कम लगता है? क्या ये एग्जाम्पल जो है अभी भी तुम्हें छोटा लगता है कि राजा की ताकत और उसकी तलवार वो भी झुक जाती है नैतिकता के ताकत के सामने? कितना बड़ा मूल्यवान है ये हमारा नैतिकता, हमारे ये मूल्य। अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर्स दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। अब जरा खुद ही कल्पना करके देखो ना, इतने तो मूर्ख तुम भी नहीं हो और हम भी हैं। जो हम लोग पूरे अभी तक जितना हमने डिस्कस किया है ना, वो पूरे पैराग्राफ पीछे जाकर देखो, जितना हमने जाना है खुद की संस्कृति के बारे में। आप मुझे बताओ, क्या एक राष्ट्र जिसका संविधान ऐसा हो वो किसी और से सीखने जाएगा? हाँ, वो किसी और से सीखने जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। बल्कि ये खुद किसी और को सिखाने के काबिल है। ये किसी और से सीखने नहीं जाएगा, इसे किसी और से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद में ही एक इंस्टीट्यूशन है। ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक राष्ट्र जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है, वो खुद में ही एक इंस्टीट्यूशन है कि वो औरों को सिखाए, बशर्ते कि खुद सीखे। बल्कि कि वो खुद सीखे, बेहतर है कि वो औरों को सिखाएगा। ऐसा संविधान, ऐसी सभ्यता, ऐसा देश, ऐसे लोग पाए हैं हमने। हमें गर्व होना चाहिए हमारे इस नसीब पे, खुशनसीबी पे कि हम भारत में जन्मे, भारतवासी, बिहार में जन्मे, बिहारी हैं। वो बिहार जहाँ की शान नालंदा है, वो बिहार जहाँ की शान आर्यभट्ट है, वो बिहार जहाँ की शान बुद्ध हैं, वो बिहार जहाँ की शान चाणक्य है, वो बिहार जहाँ की शान चंद्रगुप्त है, वो बिहार जहाँ की शान नालंदा यूनिवर्सिटी है, वो बिहार जहाँ की शान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, अरुण कमल, हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी। अरे हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस देश में, इस मिट्टी में पैदा हुए। इस मिट्टी के लाल हैं हम, अपनी भारत माता की संतान हैं हम। उसमें भी बिहार राज्य के हैं हम। बिहार बोर्ड वालों, अपने आप को हीन ना ताको। बिहार बोर्ड, बिहार नाम एक ऐसा नाम जो कल इतिहास में एक शान की तरह जीता था। हमने ही 6ठी शताब्दी में पूरी दुनिया को गणराज्य बनना सिखाया। मिथिला की बात, लिच्छवी की बात कर रहा हूँ मैं। राजधानी थी उसकी वैशाली, जो अब मात्र एक जिला बन के रह गया है। ये कल तक राजधानी थी एक साम्राज्य की, 6ठी शताब्दी में, आज से 1450-1500 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। बिहार पर शान, तुम्हें गौरव होनी चाहिए। तुम बिहार के लाल हो। ये मनोज तिवारी वाले जो लाल है ना, जियो हो बिहार के लाला, जियो तू 1000 साल। हाँ, वहीं हो तुम। बिहार बोर्ड के हो, गर्व से कहो हम बिहार बोर्ड वाले हैं। और ढंग से पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो। CBSE वालों का धजिया उड़ा दो। ठीक है, यहाँ आते हैं। Constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. This nation had courts, lawyers and doctors, but they were all within bounds. जैसी हमारी सभ्यता है, हमारा संविधान है ना, हम किसी और को सिखाने के काबिल हैं। और दुनिया वालों सुन लो, और बाकी सभ्यता वालों सुन लो, आओ और हमसे ज्ञान लो। तुमसे हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमसे तुम सीखो। ये ऐसा देश है जहाँ कोर्ट भी है, जहाँ वकील भी हैं, जहाँ डॉक्टर भी हैं, लेकिन सभी के सभी अपने हद में हैं, अपनी हद के बाहर नहीं है वो। Everybody knew that this profession were not particularly superior. सब लोग ये जानते हैं, किसी से ये बात छुपी नहीं है कि जो प्रोफेशंस है ना, ये जो पेशा है, चाहे वकील, चाहे कोर्ट, चाहे डॉक्टर, ये उतना लोग अच्छा नहीं मानते, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इससे आती है लुटेरेपन की। ये लूट लिया करते हैं। ये प्रोफेशन उसी नाम पे बदनाम है कि सभी लोग ये सोचते थे ना एक्चुअली कि ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ोगे बहुआ बर्बाद हो जाओगे। जो भी तुमने संपत्ति कमा के रखा है, डॉक्टर के चक्कर में पड़ोगे बर्बाद कर जाओगे। और हमने देखा भी था कि कैसे एक गरीब व्यक्ति शहर में जाके पूरी तरह से लुटा जाता है। तो ये प्रोफेशन उतना सुपीरियर लोग नहीं मानते, उतना अच्छा लोग नहीं मानते। मोरओवर दिस वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल। हालांकि अगर बात करें तो ये जो वकील हैं या वैद्य हैं, ये लोगों को नहीं लूटते हैं, खास करके हमारे लोगों को। यानी ये हमारे जो वकील हैं, हमारे जो मतलब हमारे देश के जो वकील हैं और जो वैद्य हैं यानी डॉक्टर्स हैं, ये लोगों को नहीं लूटते हैं। हालांकि ये बात अब उचित नहीं लगती है मुझे भी। खैर, मैं आप पे छोड़ता हूँ। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, नॉट देयर मास्टर। ऐसा माना जाता है कि ये जो वकील हैं, वैद्य हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो कोर्ट कचहरी वगैरह जो भी है, ये हम पे डिपेंडेंट हैं,
हम उन पे नहीं हैं, वे हम पे, वो हमें सेवा देते हैं, हम उनके मालिक हैं, बल्कि वे हमारे मालिक नहीं बन जाते हैं। लेकिन आज होता उल्टा ही है। आप किसी से जाओ, डॉक्टर के पास जाओ या वकील के पास जाओ, तो पता चलता है कि आप उसके नीचे एकदम भीगी बिल्ली बन गए और वो आपको कंट्रोल कर रहा है, वो आप पे हावी होते जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि वो हमारे ऊपर डिपेंड है। उनका घर हमारे ऊपर चल रहा है, हमसे चल रहा है। और गांधी जी ने कहा भी है ना कि ग्राहक भगवान का रूप होता है। हाँ, ग्राहक भगवान का रूप होता है। तुम दुकानदार, वो तुम्हें अन्न दे रहा है, वो तुम्हें खिला रहा है, तुम उनको नहीं खिला रहे हो। तो जब भी ग्राहक, उनके वजह से तुम हो, यानी ग्राहकों की वजह से तुम हो, तुम्हारे वजह से ग्राहक नहीं है। तुम्हारे जगह पे कोई और दुकानदार से वो जाकर लेके चले आएंगे, लेकिन अगर वो हैं तुम्हारे ग्राहक, तो तुम उन्हीं से कमा रहे हो, तुम्हारा घर उन्हीं से चल रहा है। इसलिए ये जो वकील, ये वैद्य हुआ करते थे, इनके हम ग्राहक ही तो थे। तो वो हमें अपना ग्राहक की तरह, मतलब अपने अन्नदाता की तरह मानते थे, ना कि अपने, वो खुद ही मास्टर बन जाते थे। ऐसा नहीं होता था, वो खुद ही हम पे हुकूमत चलाने लगे, ऐसा नहीं होता था। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, और जो न्याय था वो उचित तरीके से होता था, साफ सुथरे तरीके से होता था। जो ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। हालांकि एक उस समय लोगों के मन में ये बातें थी, एक सिद्धांत था कि देखो जी, सबसे बेहतर बात है, झोल झपटा में पढ़ने से पहले इन ललो चप्पू में पढ़ने से बेहतर है कि कोर्ट कचहरी से दूर रहिए। कोर्ट कचहरी से दूर रहिए, जो भी बात विचार है पंचायत बिटोरिए और वहीं पर 5 लोगों के बीच बैठ के समझ लीजिए, है ना। देयर वर नो डाउट्स टू लुर पीपल इनटू देम। और यहाँ कोई दलाल भी नहीं है कि लोगों को ललचा के सीधा पढ़ा के और उन्हें घसीट लें और इस दलदल में डाल दे। ऐसा यहाँ कोई दलाल भी नहीं है भारत में अपने। दिस एविल वॉज टू नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। और ये जो बुराइयाँ हैं, ये जो कमियाँ हैं, ये जो गंदगियाँ हैं, ये आपको शहरों में देखने को मिलेगी, ये गाँव में देखने को नहीं मिलेंगी। ये दलाल आपको शहर में देखने को मिलेंगे, ये डॉक्टर के नाम पे डकैत आपको शहर में देखने को मिलेंगे, यहाँ वकील के नाम पे चोर आपको शहर में देखने को मिलेंगे। यहाँ ये सब चीज़ें गांव में नहीं चलती। कोर्ट कचहरी शहर में, यहाँ तो पंचायती से ही काम चल जाएगा। वो पीपल के वृक्ष के नीचे 5 लोग बैठेंगे, फैसला हो जाएगा, काम खत्म। आप अपने घर, वो लोग अपने घर। लेकिन कोर्ट कचहरी में भाई 10 साल पिसते रहो, पिसते रहो, पिसते रहो। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि सुनो, गाँव में ही रहोगे, खुश रहोगे। यहाँ की आबो हवा सबसे चंगी और यहाँ के लोग भी सबसे चंगे। आज जब मन चंगा तो कटौती में, हाँ बिल्कुल सही समझे। तो आगे देखते हैं। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, दे एंजॉय ट्रू होम रूल्स। कि जो आम जनता होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो अपने प्रोफेशंस को, अपने पेशा को एकदम बहुत ही स्वतंत्र तरीके से, खुले मन से अपनाते हैं, अपनी पेशा को करते हैं। खास तौर पे इनका पेशा ज़्यादातर होता है कृषि, खेती करना, और ये करते हैं खुले मन से करते हैं, खुशी मन से करते हैं। और अपने गांव देहात के नियमों को, गांव देहात के जीवन को ये खुशहाल तरीके से जीते हैं। इनको कोई अफसोस नहीं होता कि यार हम खुश नहीं हैं या हम खुश नहीं रहेंगे कि हम गाँव में हैं, हमें शहर में जाना। नहीं नहीं नहीं, इनके यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं हैं। बिल्कुल उन्होंने जाना है कि गाँव में ही जो खुशी है वो असली खुशी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट paragraph number 9. Here, the Indian civilization and as described by me has been so described by its votaries. अब भारतीय सभ्यता के बारे में जैसा मैंने बताया है या मैं बता रहा हूँ, वैसे ही इसके देशभक्त यानी भारत के भक्त लोग, भारत को जिसने देखा है, करीब से जाना है, वो भी ऐसा ही बताते हैं। वो अलग नहीं बताते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बखान किए जा रहा हूँ, उल्टा सीधा बोले जा रहा हूँ, या मैं ही लंबी लंबी डींगे हाँक रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी भारत देश का भक्त है, जो भी इस देश को मानने वाला है, इस देश में एक बार घूम चुका है, इस देश में रहा है, इसकी संस्कृति को, इसके संस्कार को, इसके लोगों को करीब से देखा है, वो हमेशा से तारीफ़ करते रहा है भारतीय सभ्यता की। आप इसी बुक में रेनबो पार्ट 2 में ही पढ़ोगे आगे चल के कि एक फॉरेन के जर्मनियर ग्रीड ऐसे हैं समथिंग, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज, उसमें उन्होंने करा है और उन्होंने बताया है कि जो असली भारत आपको देखने को मिलेगा वो गाँव में देखने को मिलेगा। तो ऐसे भी महान है, इसकी संस्कृति महान है, लेकिन उन्होंने बताया असली भारत है वो आपको गांव में ही देखने को मिलेगा। और ये भी तो वही कह रहे हैं कि गांव में ही रहो और ट्रू होम रूल को एंजॉय करो, शहर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखें। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। दुनिया का कोई भी शख्स कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, कभी भी पूर्ण नहीं हुआ, ना ही कभी होगा, और ना ही कोई सभ्यता पूरी तरह से पूर्णता को प्राप्त हुई है।
सब में कुछ ना कुछ कमियां रही हैं। कोई सभ्यता भी पूर्णता को प्राप्त नहीं है, कोई सभ्यता भी पूरी परिपूर्ण नहीं हो सकी है। चाहे वो कि इंसान की बात कर लो या किसी सभ्यता की बात कर लो। हैव ऑल मेन अटेन परफेक्शन, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग्स एंड दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपगेट इमोरलिटी। हमारे भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है, इसका नेचर है कि ये नैतिकता को बढ़ावा देगा, ये नैतिक मूल्यों को, सिद्धांतों को, संस्कारों को बढ़ावा देगा, अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देगा। जबकि जो पश्चिमी सभ्यता वाली है, जो पश्चिम के जो सभ्यता है, वो अनैतिकता को बढ़ावा देता है। वो हवस को, इच्छाओं को, भौतिकतावाद को, भोग विलासिता को, क्रोध को, गुस्सा को, लालच को, चोरी डकैती, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देता है। ये देखते हैं, द लैटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। ये बाद वाले नास्तिक हो गए हैं, जो पश्चिम सभ्यता वाले हैं, ये बाद वाले नास्तिक हो गए हैं। शुरुआत वाले भी मानते थे भगवान में, लेकिन ये बाद वाले धीरे धीरे नास्तिक हो गए हैं। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट। और भारत के लिए भारतीय सभ्यता ये ऐसे है जैसे कि एक माता से उसका चिपका हुआ उसका बेटा, एक माता के सीने से जो दूध पिता बच्चा जो होता है ना, जिस तरह से वो माँ के सीने से लगा रहता है, उसी प्रकार हम भारतीय या भारत के जो हमारे लवर हैं, भारत के जो चाहने वाले हैं, वो अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता से बिल्कुल ही वैसे ही चिपके हैं। ये अपनी सभ्यता को नहीं बदलना चाहते। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, ये आगे कहते हैं पैराग्राफ नंबर 10, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। ओ यार सुनो, अब इतना मैंने उधर बुराई कर दिया उनके बारे में, पश्चिम सभ्यता वालों के बारे में, तो ये तुम मत समझाना कि मैं पश्चिम सभ्यता वालों का दुश्मन हूँ, मैं उनसे घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें थी मैंने कहा, मैंने कह दी, जो चीज़ें थी वो मैंने कह दी। अगर आपको खराब लगता है तो क्या करूँ मैं, आईना हूँ, दाग दिखाऊंगा चेहरे की, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। यही है ना जी, ये एक कह रहे हैं, तब से ये कहते आ रहे थे पश्चिम सभ्यता वालों की बुराई करते आ रहे थे, और आप अभी आके कहते कि सुनो, मैं किसी से घृणा नहीं करता, मैं किसी से दुश्मनी, मैं किसी से घृणा नहीं करता, मैं खास करके वो पश्चिम सभ्यता वालों का मैं निंदक नहीं हूँ, मैं उनसे घृणा नहीं करता, उन्हें मुझे उनसे कोई खास दुश्मनी नहीं है। बल्कि बात यह है कि उनके अंदर जो कमी है मैं वो दिखा रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ कि मैं आईना हूँ, दाग दिखाऊंगा चेहरे की। पसंद अगर नहीं है तुम्हें तो हट जा सामने से। आगे देखते हैं भाई। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। देखिए, ये गए थे वेस्ट में ही, वहाँ जाके इन्होंने वकालत की पढ़ाई पढ़ी, ये वहाँ जाके रहे भी हैं साउथ अफ्रीका में कई सालों तक, लंदन में जाके इन्होंने पढ़ाई भी पढ़ी है। ये कहते कि मैं पश्चिम सभ्यता वालों का कोई दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए उनका धन्यवाद भी कहना चाहूँगा, उनका एहसानमंद भी हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए। खास करके जो पश्चिमी साहित्य ने मुझे जितना कुछ सिखाया है, मैं तो यार उस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ उनका। बट I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want to rise India to its fullest height, और मैं साथ ही साथ इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूं आधुनिक सभ्यता का कि उसने मुझे ये पाठ पढ़ाया कि अगर तुम्हें भारत को इसकी सर्वोत्तम ऊंचाई पर ले जाना है, इसकी सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर ले जाना है, तो एक काम करना, अपने देशभक्तों से कह देना, तुम कह दो अपने देशवासियों से, After years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it at all costs. पश्चिम सभ्यता का मैं नफरत करने वाला नहीं हूँ, उनसे मैं घृणा करने वाला नहीं हूँ। हाँ, जो उनके अंदर बुराई थी मैंने बता दी, बल्कि मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने या उनके साहित्य ने मुझे ऐसी सारी चीज़ें सिखाई। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा अब अंधभक्त बन जाओ और पश्चिम सभ्यता को फॉलो करो, नहीं, ठहरो, धीरज धरो, मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं शुक्रगुजार इस बात का भी हूँ आधुनिक सभ्यता का, यानी पश्चिम सभ्यता को आधुनिक सभ्यता कहते थे और हमारे भारत की सभ्यता को प्राचीन सभ्यता कहते थे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन आधुनिक सभ्यता का कि उन्होंने मुझे ये सिखाया कि सुनो, अगर तुम्हें भारत को सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाना है, तुम्हें अगर भारत को एवरेस्ट पे पहुंचाना या उससे भी ऊंचा,
अगर तुम्हें भारत को दुनिया के सबसे ऊंची चोटी हमारे एवरेस्ट है ना, तो अगर तुम्हें भारत को एवरेस्ट पे पहुंचाना है, सबसे ऊंचे स्थान पे पहुंचाना है, तो अपने देशवासियों से खुलकर ये बात कह दो, निधड़क बेधड़क ये बात कह दो कि सुनो सुनो सुनो, ये सालों साल का अनुभव कह रहा हूं मैं, ये सालों साल का अनुभव कह रहा हूं मैं कि तुम्हें आधुनिक सभ्यता से दूरी बना के रखनी होगी। हर हाल में तुम्हें इसे छोड़ना होगा। मैं सालों साल आधुनिक सभ्यता के अंदर जिया हूँ, वहाँ रहा हूँ, इसलिए मेरा ये अनुभव कहता है कि तुम्हें इसके पीछे जाना ही नहीं चाहिए। एकदम इससे दूर हो जाओ, इसे छोड़ दो। What is that modern civilization? अच्छा, ये क्या है? तब से हम सभ्यता सभ्यता सभ्यता, आधुनिक, प्राचीन, पश्चिम, दक्षिण करते जा रहे हैं। वो क्या है ये सभ्यता? सुनो, क्या है ये सभ्यता? इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। भौतिकतावाद की पूजा है, भोग विलासिता की पूजा है ये सभ्यता। ये भौतिकतावाद की पूजा है, यह हमारा आधुनिक सभ्यता। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। पूजा है हमारे अंदर बसे राक्षस का, हमारे अंदर बसे उस दानव की। वो दानव कौन है? हमारी वो सारे इंद्रियां, हमारी वो इच्छाएं। एक्चुअली वो इंद्रियां ही तो दानव है। अगर उन्हें काबू में कर लो तो वो समझो कि देव की तरह काम करेंगी, तुम्हें गाइड करेंगी। अगर तुमने उन्हें छूटा छोड़ दिया तो फिर वो तो राक्षस हो गई। वो राक्षस जब हो जाएंगी तो तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें राक्षस बना ही देंगी, वो तुम्हें भटका ही देंगी रास्ते से। तो ये पूजा है भौतिकतावाद की, ये पूजा है तुम्हारे अंदर बसे उस राक्षस की। एवरीबडी हैज टू पर्सनालिटीज। हर एक व्यक्ति के अंदर दो पर्सनालिटी होती है, एक अच्छी एक बुरी। यानी हर एक इंसान के अंदर दो चीज बसा, एक देव एक दानव। देव पॉजिटिव एनर्जी को, पॉजिटिव विचार को कंज्यूम करते हैं और ताकतवर होते हैं, जबकि दानव नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और ताकतवर होते हैं। तो ये डिपेंड आप पे, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको ताकतवर बनाना चाहते हो, अपने अंदर छिपे देव को या दानव को। ये देव सकारात्मक ऊर्जा देंगे, ये देव आपको अच्छी रास्ते पर ले चलेंगे, लीड करेंगे, यानी ये दानव आपको बर्बाद कर देगा। तो ये कह रहे हैं कि ये पूजा है हमारे अंदर बसे उस दानव का, मतलब कि वो नेगेटिव एनर्जी का, उन नेगेटिव आदतों का, उन इंद्रियों का जो आपको भोग विलासिता से कभी बाहर ही नहीं निकालेंगी। तो ये पूजा है हमारे अंदर बसे दानव का। इट इज unadulterated materialism, and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of material civilization. ओ भाई साहब, ये अनंत सागर है भौतिकतावाद का। ये भोग विलासिता का ऐसा सागर है, अनंत सागर है कि यहाँ एक बार डूबे तो बस डूब गए, बाहर कभी ना निकल पाओगे दोस्त। जो आधुनिक सभ्यता है ये कुछ और नहीं बल्कि ये हर एक कदम पे इन्हें आनंद सुख भोग चाहिए। ये हर एक कदम पे चाहेंगे, कदम कदम पे हर एक चीज में इन्हें बस भोग विलासिता ही चाहिए। बस भाई भौतिकतावाद, बस ये शारीरिक सुख ही चाहिए। सीधी सी बात समझ लो कि ये शारीरिक सुख चाहिए, मानसिक सुख से उनको कोई मतलब नहीं। और हम मानसिक सुख की तरफ जाते हैं, हम चित्त को शांत करते हैं, वो यहाँ इस शरीर को शांत करते हैं। तो ये शरीर तो नश्वर है ना, ये चित्त हमेशा जीवित रहने वाला है। तो हम असली जगह पे निशाने लगाते हैं, हम सीधा बुल्स आई में निशान मारते हैं, और ये लोग इधर उधर इधर उधर तीर मार रहे हैं। ये इधर उधर 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 जो जहां में घूम के ये खुशी ढूंढ रहे हैं, और जबकि हमें पता है कि हमारी खुशी तो खुद हमारे भीतर ही कहीं छुपी है। उसी खुशी को तो बुद्ध ने 12 साल ढूंढा है और तब पाया है। उसी खुशी की तो मैं बात कर रहा हूँ। ये पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, जैसे वो है ना कि वो जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर भी शोर, बाहर भी शोर, शोर चारों ओर है। मैं ही नहीं हूं खुद मैं फिर भी मैं का शोर है। ये वही कहानी चल रही है यहाँ पे, यही कहानी चल रही है। ये हमें पश्चिमी सभ्यता यही सिखा रही है और हमारे भारतीय सभ्यता यही संदेश दे रही है कि सुनो, कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है। वो जो हिरन होता है ना, अपनी कस्तूरी को, जो कस्तूरी से सुगंध निकलता है, उसके नाभि में वो बसा होता है ना कस्तूरी, वहां से वो जो सुगंध निकलता है, तो वो उसको लगता है कि अरे यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, और जंगल जंगल इधर उधर भटक रहा है क्योंकि उसे कस्तूरी का सुगंध बहुत शानदार लगता है। लेकिन उसको यही ना पता है कि यार उसकी कस्तूरी तो उसके नाभि में है।
ये देखो यहाँ कितना शानदार लाइन कहा गया कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। वो नाभि के अंदर, उसी के अंदर वो कस्तूरी छिपा है और उसे पता ही नहीं है। इसी तरह से इंसान के जीवन में हकीकत में होता है कि हम इधर उधर पूरी दुनिया में हम ढूंढ रहे हैं कि भाई खुशी उस गाड़ी में है, फॉर्च्यूनर में है, खुशी उस आईफोन में है, खुशी उस वन प्लस में